गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने लास्ट रिवीजन क्लास तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से बात की थी, जैसे कि शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और हमने बीच में इनकम स्टेटमेंट पे भी डिस्कशन किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि थ्रू आउट रेशियोज ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। जहां तक रेशियोज का सवाल है, हमने सबसे पहले शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियोज भी बोलते हैं, वो डिस्कस करी। इसमें हमने दो रेशियोज बढ़ी थी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। फिर हमने इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन एमसीक्यूज भी जो है वो सॉल्व किए थे। फिर हम आए थे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज पर। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में हमने दो क्लासिफिकेशन देखे। पहला कवरेज रेशियोज का, उसमें हमने चार रेशियोज पढ़ी: इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो और फाइनली डिविडेंड कवर। फिर हमने दूसरे क्लासिफिकेशन पर आए जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज बोल रहे थे। इसमें पांच रेशियोज टोटल है, जिसमें से हमने दो डिस्कस कर ली थी। पहली डेट इक्विटी रेशियो और दूसरी हमारी थी कैपिटल गियरिंग रेशियो। और अब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज की जो रिमेनिंग रेशियोज है वो डिस्कस करके हम अपना लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमारा फिर खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में जो अगली दो रेशियोज हम डिस्कस करेंगे वो है डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। ये दोनों ना कनेक्टेड रेशियोज हैं, इसलिए दोनों साथ में ही डिस्कस होंगी। और मैं एक एग्जांपल की मदद से इन दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में जो पैसा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, वो मेनली तीन सोर्सेज से आता है। एक तो मालिक लोग दे देते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। फिर हमें लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस देते हैं, ये दोनों हमें लंबे समय के लिए पैसा देते हैं। और फिर हमारी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी होती है जो हमें कम समय के लिए पैसे देते हैं, जिसको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड तौर पे बोलूं, लॉन्ग टर्म लोन्स और करंट लायबिलिटी को, तो हम इन दोनों को मिला के जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? डेट या टोटल डेट, ठीक है ना। और डेट इक्विटी रेशियो, जैसे मैंने कहा था कि एक एक्सेप्शन है, वहां पर डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट से है। पर वैसे कभी भी हम जनरली डेट वर्ड बोलते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से कंबाइन मतलब होता है। तो अगर मैं बोलूं कि लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटीज को दोनों को जोड़ दें, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेट या फिर टोटल डेट। मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स ने हमको 70 करोड़ रुपए दिए और इन दोनों ने मिला के 30 करोड़ रुपए दिए। अब इनका पैसा, चूंकि हमें 100 करोड़ रुपए मिले हैं, इनका पैसा हम कहां लगाने वाले हैं? एसेट साइड पर। या तो हम फिक्स एसेट्स खरीद के लाएंगे, मान लीजिए फिक्स एसेट्स हमने 80 करोड़ के लिए, या हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनसे पैसे आए या तो वो फिक्स एसेट्स में लगेंगे या करंट एसेट्स में लगेंगे। अब ना मुझे इन दो रेशियोज को, डेट रेशियो को और प्रोप्राइटरी रेशियो को समझाने के लिए ये बाइफर्केशन नहीं चाहिए कि कितना फिक्स एसेट में लगाया और कितना करंट एसेट्स में। मुझे ये देखना है कि हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स 100 करोड़ के हैं। और मैं अगर ये बात आपको परसेंटेज में बता दूं कि कितना परसेंट पैसा इसमें मालिक लोगों का लगा है, तो उसको हम फिर प्रोप्राइटरी रेशियो बोलते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम ये बात परसेंटेज में बोल दें कि 100 में से 70 रुपए क्योंकि मालिकों के लगे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 70% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स। ये जो 70% है ना, दिस इज नोन एज प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब मालिक लोगों का टोटल एसेट्स में कितना पैसा लगा हुआ है, ये हम परसेंटेज में बता दें तो इसको हम बोल देते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। और ठीक ऐसे ही अगर हम ये बात बता दें कि टोटल एसेट्स में बाहर वालों का कितना लगा हुआ है, तो इसको फिर हम बोल देते हैं कि ये डेट रेशियो है। मतलब देखा जाए 30/100, 30% पैसा बाहर वालों का लगा हुआ है, तो 70% जो है यहां पर, इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज प्रोप्राइटरी रेशियो। और जो ये 30% है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे डेट रेशियो। और अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूं, फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यहां बोलना चाहता हूं कि जो हमारे 100 रुपए हैं एसेट्स के, उसमें से 70 रुपए मालिक लोगों के लगे हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये सिंपली 0.7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर हम यही बात बोले कि 100 में से कितना बाहर वालों ने लगाया है, तो हम बोलेंगे 30 रुपए बाहर वालों ने लगाए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो ये कितना आ जाएगा? 0.3। और अगर परसेंटेज में निकाले तो कितना हो जाएगा? 30%। अब क्योंकि पैसे देने वाले तो यही दो लोग हैं, या तो बाहर वाले हैं या घर वाले हैं, और तो कोई तीसरा है नहीं। इसका मतलब इन दोनों के पैसों का सम टोटल 100% होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मान लो मैंने ये परसेंटेज में निकाला होता तो 70-30, 70% 30%, तो कितना होता? 100%। और अगर आप परसेंटेज में नहीं निकालेंगे, डेसिमल में निकालेंगे, तब इसका सम 1 आएगा। नहीं भाई, 100 को 100 से डिवाइड करके 1 होता है ना। तो ये क्योंकि 70 को 100 से डिवाइड किया, हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, परसेंटेज में नहीं निकाला, डेसिमल में निकाला। अगर आप डेसिमल में निकालेंगे तो इन दोनों का सम जो है वो 1 होगा, और अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो इन दोनों का सम 100% होगा। मैं एक एग्जांपल और दूंगा तो बात आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से प्लीज देखते जाइए।
मान लीजिए मालिक लोगों ने पैसा दिया है 400 करोड़ रुपए, ठीक है, और हमें डेट, अब डेट का मतलब किससे है, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटी दोनों से है, इन दोनों ने मिला के मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं, और हमने फिक्स्ड एसेट्स में और करंट एसेट्स में कुछ ऐसे ऐसे लगा दिए 300 करोड़ 200 करोड़। क्या आपको ये जरूरी है कि आपको बताऊं कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में कितना लगा है? नहीं, आपको सिंपली क्या चाहिए, आपको ये 500 चाहिए। हमारे प्रोप्राइटरी और डेट रेशियो के फॉर्मूला के लिए हमें टोटल एसेट्स की फिगर चाहिए। हमें ये ब्रेकअप अगर नहीं भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टोटल एसेट चाहिए। टोटल एसेट्स कितने हैं? 500। अब आप परसेंटेज में निकाल लो या डेसिमल में निकाल लो। इस 500 में से मालिक लोगों का 400 लगा है, 400 अपॉन 500 कितना आ जाएगा? 0.8। मैं कह सकता हूं कि 80% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि 100 अपॉन 500 मतलब 0.2, 20% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय डेट, बोला जा सकता है। तो यही है प्रोप्राइटरी रेशियो। हम अगर ये बता दें कि हमारे टोटल एसेट्स में से जो मालिकों का इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में कितना है तो वो प्रोप्राइटरी रेशियो है, और हमारे टोटल एसेट्स में बाहर वालों का इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में कितना है तो वो डेट रेशियो है। और दोनों का जो सम टोटल आएगा वो या तो 1 आएगा या 100% आएगा। क्योंकि हमने यहां पर डेसिमल में निकाला है तो इन दोनों का 1 है, और अगर हम कहेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 80%, ये 20%, और दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 100%। क्या यहाँ पे कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब आप एक बात और भी नोटिस कीजिए, हमें ये बताइए कि सबसे पहले डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या? सर डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? सर लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यही हमारा है फॉर्मूला। आप चेक करो हमारा फॉर्मूला क्या है डेट रेशियो का। डेट रेशियो का फॉर्मूला यही है, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। अगर मैं टोटल एसेट्स को एलसीएम ले लेता हूं तो फिर क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड्स। अब आप मुझे बताइए, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड्स, ये तो टोटल हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का, जो कि बराबर होती है टोटल एसेट्स के। नहीं, ये किसका टोटल हो गया? टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जो बराबर होती है टोटल एसेट्स के। इसका मतलब मैं इसके बदले टोटल एसेट्स लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, और ये आपस में कट के क्या हो जाएगा? 1। इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। आइए अब जरा रीड कर लेते हैं जो बातें मैंने बोली अभी तक। अब फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा आपको। डेट रेशियो का फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। न्यूमरेटर में क्या लेना है? टोटल एसेट्स, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं टोटल एसेट्स में बाहर वालों का इन्वेस्टमेंट कितना है। और ऊपर क्या है? टोटल डेट्स। ध्यान रखें टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो एक्सेप्शन है, वहां पर हम डेट से लॉन्ग टर्म डेट को लेते हैं, यहां पर डेट का मतलब टोटल डेट से है। और ठीक ऐसे ही प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी मतलब प्रोप्राइटरी फंड से भी होता है, और वो शेयर होल्डर फंड्स का ही दूसरा नाम होता है। तो यहां पर हम टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर फंड्स का इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं। आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करेंगे तो डेसिमल में आएगा। हमें एग्जाम में क्या करके आना है ये हमें डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। अगर 4 ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हैं तो हम भी परसेंटेज में निकाल देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डेसिमल में दे रखे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या लिखता है? कहता है डेट रेशियो ऑफ 0.7 that is 70% means that, क्या मतलब होता है इसका? कि 70% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय आउटसाइडर्स। और ऐसे ही अगर 70 डेट रेशियो है तो रिमेनिंग 30 क्या होगा? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यही बात बोल रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ 0.3 दैट इज 30% मींस दैट 30% ऑफ द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स। फिर हमने देखा कि दोनों का सम टोटल जो होता है वो कितना होता है, या तो वो 1 होगा या फिर वो 100% होगा, डिपेंड करता है हमने कैलकुलेशन कैसे की है। तो यहां पर हमारी ये दोनों रेशियोज का भी डिस्कशन होता है खत्म। इस कैटेगरी का जो हमारा लास्ट रेशियो है, आइए अब वो देख लेते हैं क्या है। लास्ट रेशियो हमारी है फिक्स्ड एसेट रेशियो। फिक्स्ड एसेट रेशियो का फॉर्मूला अगर हम पहले देखें तो वो है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। अरे याद है आपको लॉन्ग टर्म फंड्स? कैपिटल एम्प्लॉयड जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो वहां बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का एक नाम और भी होता है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म फंड्स बोल रहा हूं। फंड का मतलब होता है पैसा। अब पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन देता है? शेयर होल्डर भी और बाहर वाले भी। तो दोनों के पैसे को जोड़ दे तो हम उसे लॉन्ग टर्म फंड्स भी बोल देते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं, ये दोनों बातें बोलते हैं। अब फिक्स्ड एसेट रेशियो को ना एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ना पहले आपके साथ कुछ और बेसिक सा डिस्कशन करना पड़ेगा, और मैं फिर अपने उस डिस्कशन को फिक्स्ड एसेट रेशियो को समझाने के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। आइए देखो, ये बात हम जानते हैं कि बिजनेस करने के लिए हमको 3 लोग पैसा देते हैं। कौन है वो 3 लोग? एक तो मालिक लोग देते हैं जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं।
फिर हमें बाहर वाले देते हैं लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, फिर हमें बाहर वालों में शॉर्ट टर्म के लिए भी देते हैं जिनको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और इन्हीं का पैसा हम या तो फिक्स एसेट्स में लगा देते हैं या करंट एसेट्स में लगा देते हैं। मान लीजिए मालिक लोगों ने 70 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने 30 करोड़ रुपए दिए और करंट लायबिलिटीज ने 10 करोड़ दिए, टोटल 110 करोड़ आ गए, जिसमें से 90 करोड़ हमने यहां लगा दिए और बाकी के 20 करोड़ हमने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि ये जो दो लोग हैं ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है, और इन दोनों के फंड्स को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम इसको बोल देते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, यही बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म फंड्स। ये दो नाम है इसके। अच्छा, अपना एक फाइनेंस का रूल होता है कि आप कभी भी अगर फिक्स एसेट्स खरीद के लेके आए तो हमेशा ऐसे लोगों के पैसों से लेना जिन्होंने आपको लंबे समय के लिए पैसा दिया है। कभी भी शॉर्ट टर्म लोन वालों के पैसों से फिक्स एसेट्स मत खरीदना, वरना परेशानी में आ जाओगे। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे एक घर खरीदना है, और घर तो भाई अच्छे खासे पैसों का आता है, फिक्स एसेट है वो। मान लो 1 करोड़ का मैंने कोई घर शॉर्टलिस्ट किया, और मैं किसी के पास जाता हूं, किसी दोस्त के पास जाता हूं, भाई 3 महीने के लिए 1 करोड़ दे देगा क्या? उसने दे भी दिए। अब 3 महीने बाद वो जब मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगने आएगा, मैं कहां से लेके आऊंगा? भाई 1 करोड़ कमाने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट खरीदा है। 3 महीने तक मैं नहीं शायद कमा पाऊंगा 1 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो अगर उससे 3 महीने के लिए लोन लूंगा, वो मुझे 3 महीने बाद परेशान करना शुरू कर देगा, दिक्कत आएगी। भैया आपको फिक्स एसेट खरीदना है, घर खरीदना है, तो 3 महीने के लिए लोन मत लो, होम लोन लो, वो मिल जाएगा आपको 20 25 30 सालों के लिए। अब 20 साल 25 साल के लिए लोन मिला है, तो इतने में तो आप कमाई करके बैंक का लोन वापस चुका दोगे। मतलब ये है कि होम लेना है तो होम लोन लो, शॉर्ट टर्म लोन लोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, ऐसे ही ये फिक्स एसेट है, ये महंगे आते हैं, और ये जो है आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, लेकिन ओवर द लॉन्गर टर्म। तो ऐसे लोगों से पैसा लो जो आपको लंबे समय के लिए दे सके। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो फिक्स एसेट है ना, इसकी फाइनेंसिंग आइडियली कहां से होनी चाहिए? यहां से होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए। इसकी फाइनेंसिंग गलती से भी करंट लायबिलिटी से मत करा लेना, क्योंकि ये 2-4 महीने के बाद फिर तंग करने के लिए आ जाएंगे आपको। एक बात होती है ये। दूसरी बात, जो ये करंट एसेट्स हैं, इस करंट एसेट्स का कुछ हिस्सा तो हमारे करंट लायबिलिटी वाले फाइनेंस कर देते हैं। मान लो आपने स्टॉक उधार पे खरीदा, स्टॉक उधार पे खरीद के आए, तो यहां स्टॉक बढ़ गया और वहां पे क्रेडिटर्स बढ़ गया। इसका मतलब ये कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं, क्रेडिटर्स की है। कहने का मतलब ये कि इस 20 करोड़ में 10 करोड़ की जो फाइनेंसिंग है वो तो करंट लायबिलिटीज वालों ने कर रखी है। सवाल ये उठता है कि बाकी 10 करोड़ कहां से लाए? बाकी 10 करोड़ हमें कहां से अरेंज करने पड़ेंगे? देने के लिए यही दो लोग हैं, या तो जो लंबे समय के लिए देते हैं या जो कम समय के लिए देते हैं। तो अगर जो कम समय के लिए देते हैं उन्होंने 10 करोड़ दिए हैं, बाकी कहां से अरेंज करोगे? ऐसे लोगों से जिन्होंने लंबे समय के लिए दिया है। मतलब ये कि इस 20 में से 10 तो हमें इन्होंने फाइनेंस कर दिए, बाकी 10 कहां से फाइनेंस करने पड़ेंगे? जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए पैसा दिया है। और जानते हो हम इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये करंट लायबिलिटी अगर मैं यहां से उड़ा दूं और ये यहां ले जाऊं, करंट लायबिलिटीज यहां ले जाऊं, ये 20 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा? 10। और इसको हम फिर क्या बोलेंगे? इसको फिर हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। भाई 20 माइनस 10 क्या? वर्किंग कैपिटल। वो 10 में उठा के अगर एसेट साइड पे ले आऊं और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करूं, तो वो क्या बन जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो आप जरा सोचिए, 90 इन्होंने 100 करोड़ दिए थे, जिसमें से 90 करोड़ के हम क्या ले आए? हम फिक्स एसेट ले आए, और 10 करोड़ हमने कहां इन्वेस्ट कर दिए? वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। फिर से बोलता हूं, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। आप मुझे बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूला हमने कौन कौन से लिखे थे? सर एक तो लिखा था शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। दूसरा कौन सा लिखा था? सर फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। भाई यही दो तो है आमने सामने। आप जरा सोचिए ना, इन दोनों ने पैसे दिए, अब इनके पैसे आप कहां लगाओगे? या तो फिक्स एसेट्स में लगाओगे, और बचे हुए पैसे कहां लगाओगे? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। हमारे इस एग्जांपल में 20 करोड़ के करंट एसेट्स थे, करंट लायबिलिटी 10 थी। इसका मतलब करंट लायबिलिटीज ने करंट एसेट्स का कुछ हिस्सा तो फाइनेंस किया, लेकिन जो नहीं फाइनेंस किया वो कहां से फाइनेंस होगा? वो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस से, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस जो है उनसे फाइनेंस होगा। तो मैंने एक बात यहां पे बोली, क्या बात बोली? कि जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उससे हम 2 चीजें फाइनेंस करते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा वर्किंग कैपिटल। जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस होते हैं उससे हम 2 चीजें फाइनेंस करते हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा वर्किंग कैपिटल। ये क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमारा मुद्दा लेकिन कुछ और था, हम यहां पर फिक्स्ड एसेट रेशियो निकालना चाह रहे थे। अब जरा मुझे देख, फिर से मैं इस एग्जांपल को लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब हमारा फोकस ना फिक्स्ड एसेट रेशियो होगा।
अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या देखा कि मालिक लोगों ने हमें, शेयर होल्डर्स ने हमको कितने रुपए दिए, 70 करोड़ रुपए दिए, और लॉन्ग टर्म लोन्स ने हमको 30 करोड़ रुपए दिए, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कितने की, 100 करोड़ की। और इन्हीं के पैसे हमने कहां लगाए, 90 करोड़ हमने फिक्स एसेट में लगाए, और बाकी के पैसे वर्किंग कैपिटल में लगा दिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किया ना, तो करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज ने फाइनेंस नहीं किया उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्किंग कैपिटल। मतलब ये कि हमारे पास ये 100 करोड़ रुपए आए हैं लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस से, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस से हमारे पास 100 करोड़ आए हैं, जिसमें से 90 करोड़ यहां लगा दिए। कहने का मतलब यह हुआ कि लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस ने जितना पैसा दिया 90% हमने यूज कर लिया फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यही है 90% फिक्स एसेट रेशियो। कहने का मतलब यह कि लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का कितना परसेंट पैसा आप फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फिक्स एसेट रेशियो। और कितना पैसा आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, कहने को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो नाम की भी एक रेशियो कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रेशियो हमारे स्टडी मैट में नहीं दे रखी, बट कॉमन सेंस के लिए हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। मतलब ये कि मैं अगर आपको ये बता दूं कि हमारी फिक्स एसेट रेशियो 70% है, तो आप ये बात बता सकते हैं कि 30% कहां इन्वेस्टेड होगा, वर्किंग कैपिटल में। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? इसका मतलब ये कि मैं अगर परसेंटेज में ये बता दूं कि जितना हमें लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस ने पैसा दिया है उसका कितना परसेंट हमने फिक्स एसेट में लगाया है, अगर मैं ये परसेंटेज में निकाल के बता दूं तो उसको हम बोल देते हैं फिक्स्ड एसेट रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट रेशियो का फॉर्मूला हुआ 90 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म फंड्स, डिवाइडेड बाय 100, और अगर परसेंटेज में निकाल देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा, 90%। और वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर निकालनी हो तो वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अच्छा, अगर हमें एक पता है दूसरी निकल जाएगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल रेशियो नाम की कोई रेशियो हमारे स्टडी मैट में है नहीं, तो इसलिए मैंने लिखवाई भी नहीं। अब ध्यान से जरा एक और बात को सोचिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपके पास ये 100 करोड़ रुपए आए, किससे, 100 करोड़ रुपए आए इन दोनों से 100 करोड़ आए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये पूरे के पूरे 100 करोड़ रुपए आप यहां लगा सकते हो, मैक्सिमम यही हो सकता है। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट रेशियो हद से हद कितना जा सकता है, अगर मैं डेसिमल में निकालूं तो 1, पूरे 100 के 100 वहां लगा दो तो 100 डिवाइड बाय 100, मैक्सिमम कितना जा सकता है 1। ये आइडियल तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इतना जा सकता है। अगर फिक्स्ड एसेट रेशियो 1 से ज्यादा है, ध्यान से सोचें, अगर फिक्स्ड एसेट रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब समझते हो आपने, इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल एम्प्लॉयड का तो सारा पैसा आपने लगा ही दिया, बल्कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए दिया था उनका भी पैसा फिक्स्ड एसेट में लगा दिया। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, ये तो फाइनेंस के रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। फाइनेंस का रूल क्या बोलता है कि हमेशा फिक्स्ड एसेट फाइनेंस करवाओ लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस से। शॉर्ट टर्म वालों से फाइनेंस करवाओगे तो वो आपको परेशान कर देंगे, 3-4 महीने बाद आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए, फिर आपको वो एसेट बेचना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब ये कि आपको जब कैपिटल एम्प्लॉयड से 100 रुपए आए हैं और अगर आप यहां 90 की जगह 110 देखें, क्या ये सिचुएशन आइडियल है? कहीं से बिल्कुल भी नहीं है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा जो 100 जो है ना, 100 का 100 भी, मतलब अगर फिक्स्ड एसेट रेशियो 1 है वो भी आइडियल नहीं होती, वो भी ठीक नहीं है। फिक्स्ड एसेट रेशियो हमेशा 1 से कम ही होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो आपको खुद ही फाइनेंस करनी पड़ेगी, वो करंट लायबिलिटी वाले फाइनेंस नहीं करेंगे। अब यही बातें हैं, आइए जरा एक बार देख लीजिए जो लिखी है हमने। सबसे पहली बात, दिस रेशियो इंडिकेट्स proportion of लॉन्ग टर्म फंड्स। 100 रुपए मिले थे, 100 करोड़ मिले थे, उसका कितना प्रोपोर्शन, 90% हमने कहां इन्वेस्ट कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स में। इट ऑल्सो इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो पता लग ही जाता है। इनडायरेक्टली क्या पता लग गया, अगर 90% फिक्स्ड एसेट में लगा है तो बाकी का 10% कहां लगा होगा, वर्किंग कैपिटल में। मतलब कहने का यह है, अगर मैं फिक्स्ड एसेट रेशियो निकाल दूं तो मैं ये बात बता सकता हूं कि वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टेड है। और फाइनल बोलता है, हायर द रेशियो इंडिकेट्स द सेफर द फंड्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ लिक्विडेशन। ये कहता है जितना रेशियो ज्यादा हो, ये रेशियो अगर जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में है। लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस ने मान लो 100 दिए, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया फिक्स्ड एसेट्स में 70 का, तो कितना आएगा 70%। अगर 80 इन्वेस्ट किया 80%, 90 इन्वेस्ट किया 90%। इसका मतलब जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, इसका मतलब ये हुआ हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में कर रखी है।
और जानते हो जब कभी कंपनी बंद होती है, जो जो अच्छी रिकवरी होती है, जो मोटा पैसा रिकवर होता है, वो कहां से रिकवर होता है? जमीन जायदाद से, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग से। कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाएगी ना, जानते हो उसको ज्यादा रिकवरी कौन से एसेट से आती है? फिक्स्ड एसेट से आती है। जब भी एक लिक्विडेटर देखता है कि क्या क्या एसेट्स हैं, वो पहले जमीन जायदाद देखता है। वो ये नहीं देखेगा कि स्टॉक कितना पड़ा है, डेटर कितना पड़ा है, वो ये देखेगा लैंड एंड बिल्डिंग कहां कहां पर है, मशीनें कितनी हैं, फैक्ट्रियां कितनी हैं, ये सब देखेगा वो। इसका मतलब अगर फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तो लिक्विडेशन के टाइम पर उस कंपनी की जो लिक्विडेशन वैल्यू होगी, जो रिकवरी वाला अमाउंट होगा, वो ज्यादा निकल के आता है। इसलिए जितना रेशियो ज्यादा होगा ये वाला, उतना जो है, जो बाहर वाले हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है उधारी पे, वो सेफ फील करेंगे। उनको लगेगा चलो ठीक है भाई, अगर मान लो कोई मुझे पैसा दे और मैं उसके पैसे को लैंड एंड बिल्डिंग में, मशीनों में, फैक्ट्रियों में, ऐसे में लगा दूं, तो उसको लगेगा यार अच्छी जगह ही लगा हुआ है, कल को पैसा डिफॉल्ट भी करेगा तो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बिकवा के मैं पैसा रिकवर कर लूंगा। नहीं, तो ये कुछ बात है। तो ये तीसरी बात उस कॉन्टेक्स्ट में है। चलिए आइए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज पर कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने देख लिए थे, क्वेश्चन 22 से आगे बढ़ना है। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज मार्केट टेस्ट रेशियो। मार्केट टेस्ट रेशियो तो अभी हमने डिस्कस की नहीं है। बी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, सी लिक्विड रेशियो या टर्नओवर रेशियो। भाई हमें तो यहां पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ही ठीक लग रहा है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में दो रेशियोज आती हैं, कौन कौन सी? एक तो कवरेज रेशियोज और दूसरी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में हमने 5 रेशियोज देखी, डेट इक्विटी रेशियो और दूसरा कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये दोनों पेयर में हमने समझी। फिर हमने देखी कौन कौन सी? डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, ये दोनों भी हमने पेयर में समझी। फिर हमने देखी फिक्स्ड एसेट रेशियो, उसका भी एक पेयर बन सकता था वर्किंग कैपिटल रेशियो नाम का, लेकिन हमारे स्टडी मैट में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने सिर्फ वही 5 रेशियोज देखी। हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ही होती है कैपिटल गियरिंग रेशियो, और स्पेसिफिकली देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज का हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी? नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होती है? हाँ जी सर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज है जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है। प्रोप्राइटरी रेशियो भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आता है। डेट सर्विस रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम है, और कवरेज रेशियो भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का ही हिस्सा होती है। और लास्ट है पे आउट रेशियो, ये नहीं होता भाई। इसका मतलब सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसने पूछा है कौन सी नहीं है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अभी हम सही मायनों में तो प्रिपेयर नहीं है, पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। आइए जरा देखें कैसे। इसने ना हमसे एक स्टेटमेंट पूछी है जो करेक्ट है, कहता है इन 4 में से एक करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बता दीजिए। अब देखिए पहली स्टेटमेंट पढ़ गई, आपको समझ में आ जाएगा। लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क। डेट इक्विटी रेशियो पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी डेट इक्विटी रेशियो लो है, लो होने का मतलब हमारा डेट कम है, उधार कम है, उधार कम होगा तो ब्याज भी कम होगा, और इंटरेस्ट कम होने का मतलब हमारे सर पर जो फिक्स्ड खर्चे की सरदर्दी है वो कम है। अगर ये कम है तो इसका मतलब हमारा रिस्क भी कम है। इसको हम फाइनेंशियल रिस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिजनेस को फाइनेंस अगर हम डेट से करेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंस किया ना, तो इसलिए फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। और फाइनेंशियल रिस्क को हमने डिटेल में कहां पढ़ना होता है? एफएम में, लेवरेजेस चैप्टर में। तो हमें तो आंसर वैसे मिल ही गया, अगर आप चेक करेंगे तो हमें ये आंसर मिल गया। इसलिए करेक्ट पूछी है, पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बी और सी पर अभी आप कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी नेट प्रॉफिट रेशियो और टर्नओवर रेशियोज नहीं पढ़ी है, पर डी पे आप देख लें क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। डी तो हम बता सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट। क्या ये करेक्ट बोलता है? ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या याद रखना है? इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट कहां आता है? ईबीआईटी के नीचे फॉर्मूला क्या हो गया? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूला में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ईबीआईटी और दूसरा इंटरेस्ट। टैक्स तो कहीं है ही नहीं, तो टैक्स रेट पे तो इसकी कोई डिपेंडेंसी होती ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट ही है। तो देखा जाए तो हमारा सही आंसर हमें पहले ही मिल गया। तो वैसे हमें बी और सी के बारे में फिलहाल नहीं पता क्योंकि हमने ये रेशियो तभी नहीं पढ़ी। क्वेश्चन 25 में हमें फिक्स एसेट्स दे रखे हैं 6 लाख रुपए के, करंट एसेट दिए हुए हैं 4 लाख के, शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमें 1 लाख, रिजर्व्स दिए हुए हैं उसने 4 लाख। हमसे मांगा है प्रोप्राइटरी रेशियो। पहले मुझे आप ये बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो? सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला पहले याद है आपको? प्रोप्राइटरी रेशियो होती क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब ये था कि जो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं उसकी कितने परसेंट फाइनेंसिंग घर वालों ने करी है। इसका मतलब नीचे तो वहां पर क्या आता है? नीचे आता है टोटल एसेट्स, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? प्रोप्राइटरी है ना, तो प्रोप्राइटरी फंड्स मतलब शेयर होल्डर फंड्स। क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन डेसिमल्स में है इसलिए मैं आगे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेसिमल्स में आंसर्स है। अच्छा, शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालोगे? सर शेयर होल्डर फंड्स निकालने का तरीका होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस
लॉसेज इफ एनी, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो भी माइनस होते हैं। फिलहाल यहां पर हमारे पास शेयर कैपिटल है 1 लाख और हमारे पास रिजर्व्स है 4 लाख। टोटल कितना हो गया? 5 लाख। और हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के लिए हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स हमारे पास 6 लाख के हैं और करंट एसेट्स हमारे पास 4 लाख के हैं। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। तो हमारी प्रोप्राइटरी रेशो क्या हो जाएगी सर? हमारी प्रोप्राइटरी रेशो हो जाएगी शेयर होल्डर फंड्स 5 लाख। क्या मतलब हुआ इसका? कि हमारे जो 10 लाख के एसेट्स हैं उसमें से 5 लाख रुपए हमें मालिक लोगों ने दिए हैं। 0.5 0.5 का मतलब हो गया ए इज द आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इसके नीचे एक एग्जांपल लिखो। कैलकुलेट डेट रेशियो इन क्वेश्चन 25। मुझे बताइए, क्या डेट रेशियो निकालने के लिए आपको डेट का अमाउंट चाहिए या वैसे भी निकाल सकते हो? सर निकाल सकते हैं वैसे भी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 1 अगर डेसिमल में निकला हो, 100% अगर परसेंटेज में निकला हो। आपको ये पता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो जो है 0.5 है। मतलब 1 रुपए के टोटल एसेट में से 50 पैसे प्रोप्राइटरी मतलब मालिक लोगों ने फाइनेंस किए हैं, तो बाकी 50 पैसे किन्होंने फाइनेंस किए होंगे? बाहर वालों ने। तो यहां पर हमें ना कोई एसेट और इंफॉर्मेशन की जरूरत है ही नहीं। सिंपली डेट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो? आप यहां से 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशियो कर दोगे। 1 माइनस 0.5। अच्छा, वैसे ही डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या? सर जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो में ऊपर प्रोप्राइटरी फंड था, यहां पर ऊपर टोटल डेट होगा, तो टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। इस क्वेश्चन में हमें डिबेंचर्स दे रखे हैं, फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, और हमसे मांगा क्या है? फिक्स एसेट रेशो। पहले तो फिक्स एसेट रेशो का फॉर्मूला बताओ। देखो फॉर्मूला भूल जाओ ना, फॉर्मूला का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिमाग में लेके आओ। मैंने आपको हर एक फॉर्मूला को लॉजिकली एक्सप्लेन किया है, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिक्स एसेट रेशो का क्या मतलब था? कि लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, उनका कितना पैसा हमने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया है। मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस है, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, उनका कितना पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस के पैसे को देखना है, तो डिनोमिनेटर में लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, और उनका कितना पैसा फिक्स एसेट में लगाया है, तो न्यूमरेटर में फिक्स एसेट्स। फॉर्मूला क्या हो गया? फिक्स एसेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा यहां पर फिक्स्ड एसेट रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो हमें कोई मेहनत करनी नहीं, क्योंकि वो तो फिगर यहां पे उसने हमें रेडीमेड दी हुई है। देखो ये रही। हमें यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के नाम पर हमारे पास यहां पर शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, प्लस 4 लाख रुपए के हमारे पास रिजर्व्स हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड्स। और लॉन्ग टर्म लोन्स के नाम पर हमारे पास यहां पर डिबेंचर है। ये रहे डिबेंचर, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख। ऐसा ही हुआ ना? चलिए अब फिक्स्ड एसेट रेशियो निकाल लीजिए। फिक्स्ड एसेट रेशियो कितना है? फिक्स्ड एसेट्स, सर फिक्स्ड एसेट्स है 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। मैं यहां पर ये जो आंसर निकाल रहा हूं ना, मैं 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल रहा, मैं डेसिमल में निकाल रहा हूं। मैं डेसिमल में क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो 4 ऑप्शन अगर आप देखो उसने डेसिमल में दिए हैं। अगर ये परसेंटेज में दे रखे होते तो मैं फिर फॉर्मूला में परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देता। यहां मैं 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि आंसर भी हमारे डेसिमल में ही है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 0.6। 0.6 का मतलब सी इज द आंसर। इसके नीचे भी एक एग्जाम्पल लिखो। कैलकुलेट proportion of capital employed
इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल। क्या आप बता सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया होगा? सर कैपिटल एम्प्लॉयड वालों का पैसा दो ही जगह तो लगता है, या तो फिक्स एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल में। अगर हमने 60% फिक्स एसेट में लगा दिया तो बचा हुआ 40% हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया होगा। और वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स का वो हिस्सा जो करंट लायबिलिटीज वालों ने फाइनेंस नहीं किया है। तो उसका हम सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। ये बात मैंने आपको बताई थी। प्रोपोर्शन invested in working capital 1 minus fixed asset ratio 1 minus 0.6 is equals to 0.4। मतलब 40% पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया होगा। हमने लिक्विडिटी रेशियोज रिवाइज कर ली, हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज रिवाइज कर ली, और अब हम बढ़ रहे हैं मार्केट टेस्ट रेशियोज की तरफ। मार्केट टेस्ट रेशियोज में जो ये मार्केट वर्ड है ना, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट को रेफर करता है, इसलिए ना हम इस कैटेगरी को स्टॉक मार्केट रेशियोज भी बोल देते हैं। और जब भी हम स्टॉक मार्केट वर्ड बोलते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में हमेशा इक्विटी शेयर्स का रेफरेंस आता है। मतलब जब मैं शेयर मार्केट बोलता हूं तो वहां पे कौन से शेयर की बात हो रही होती है? इक्विटी शेयर्स की। अगर मैं कहूं कि मैंने इन्फोसिस का, एशियन पेंट्स का या मारुति का शेयर खरीदा है या फिर किसी कंपनी का शेयर बेचा है, तो मैं कौन से शेयर की बात कर रहा होता हूं? इक्विटी शेयर्स की। जब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं ना स्टॉक मार्केट से, तो थोड़ा सा ही सही मुझे उस कंपनी का मालिकाना हक मिलता है। और मालिकाना हक कब मिलता है? प्रेफरेंस शेयर खरीद के कि इक्विटी शेयर खरीद के? इक्विटी शेयर्स खरीद के। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो रेशियोज हम पढ़ेंगे, इसमें टोटल 6 रेशियोज हमें डिस्कस करनी है, और ये 6 रेशियोज जो होंगी वो इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई काम नहीं है। मतलब ये कि इन रेशियोज के कॉन्टेक्स्ट में आप लिख भी सकते हैं कि हम यहां पर जो बात करेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। स्टॉक मार्केट में हालांकि रेशियोज तो बहुत सारी यूज होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे एग्जामिनेशन की एक एकेडमिक लिमिटेशन है, सारी रेशियोज तो नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। हमें कुछ 6 रेशियोज बोली हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अब हम एक एक करके सारी रेशियोज पर बात करना शुरू करेंगे। मैं पहले फर्स्ट 3 रेशियोज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अच्छा, आपको इनकम स्टेटमेंट याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है, बताइए फिर एक बार। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सेल से। सेल्स में से क्या माइनस किया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर आया था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में फिर हमने माइनस कर दिए थे ऑपरेटिंग खर्चे। फिर आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जोड़ दिए थे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और माइनस किए थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर आया था हमारा ईबीआईटी। आपको याद है जो ईबीआईटी था वो 4 लोगों का प्रॉफिट था, और इस 4 लोगों के प्रॉफिट में हमने सबसे पहले किसको बांट दिया था? इंटरेस्ट दे दिया था। मतलब जिन्होंने हमें लंबे समय के लिए उधार दिया था, पहले हमने उनका ब्याज वापस कर दिया। उसके बाद फिर जो आया उसको हमने बोला अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हमारे पास सरकार आई कि भाई हमें भी देश चलाना है, तो हमने कहा ठीक है तुम टैक्स ले लो, टैक्स दे दिया। उसके बाद जो आया यहां पर उसे क्या कहा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये 2 लोगों के लिए है, प्रेफरेंस और इक्विटी। पहले हम इसमें से प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड दे रहे थे, तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड देने के बाद जो बचा है ये सब किसके लिए है? ये सब का सब इक्विटी वालों के लिए है, और इसको हमने क्या कहा था? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर हम इसमें से इक्विटी वालों को कुछ पैसा दे रहे थे जिसको हम कह रहे थे वो इक्विटी डिविडेंड है, और इक्विटी डिविडेंड देने के बाद जो बच गया हम कह रहे थे वो हमारे लिए सरप्लस है, या फिर ये कहें ऐसी अर्निंग्स जो हमने रिटेन कर ली। ठीक, आइए अब थोड़ा सा फिगर्स की मदद से इस बात को और आगे समझाते हैं। मान लीजिए हमने ईबीआईटी कमाया 110 करोड़ रुपए का, जिसमें से 10 करोड़ का हमने इंटरेस्ट पे कर दिया लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को। उसके बाद हमारे पास 100 करोड़ का ईबीटी बचा, 30% हमसे सरकार ले गई, मतलब 30 करोड़ रुपए हमने सरकार को टैक्स दे दिया। हमारे हाथ में बचे 70 करोड़ रुपए का अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसमें से 20 करोड़ रुपए हमने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया। 50 करोड़ रुपए की अर्निंग बची इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और इक्विटी वालों को हमने मान लीजिए इसमें से 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांट दिया, और हमारे पास 40 करोड़ रुपए हमने रिटेन कर लिए। ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है, 40 करोड़ रुपए हमने रोक लिए, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटे। अब हमारी जो यहां पर पहली रेशो है, पहली रेशो हमारी यहां पर कौन सी है? अर्निंग्स पर शेयर। अब ध्यान रखें यहां पर जब शेयर वर्ड है तो हमारा शेयर का मतलब कौन से शेयर से है? इक्विटी शेयर से। इसका मतलब जब हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं या अर्निंग पर शेयर निकालना चाहते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए? अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर होल्डर के एक शेयर पर कितनी कमाई करी है। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो मैंने ये एग्जांपल लिया, ये जो 50 करोड़ रुपए है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की टोटल कमाई है।
जितने भी हमारे यहां पर शेयर है सबकी मिला के, सबके लिए मिला के हमने 50 करोड़ कमाए हैं। हम एक शेयर की कमाई करना चाहते हैं, एक शेयर की कमाई निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हमने एक खाना बनाया 50 करोड़ रुपए का, हम देखना चाहते हैं कि हर एक शेयर पर, मतलब अगर मान लीजिए हर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है, तो हम देखना चाहते हैं कि हर एक के हिस्से में कितना खाना आएगा। ये तो हमने टोटल खाना बनाया है, हम चाहते हैं कि हर एक के हिस्से में कितना खाना आया ये निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 करोड़ रुपए टोटल अर्निंग्स है और हमारी कंपनी में अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ध्यान रखें क्योंकि अर्निंग पर इक्विटी शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे अगर सपोज 5 करोड़ है, तो हमें क्या करना चाहिए, 50 करोड़ रुपए 5 करोड़ लोगों के लिए है, 5 करोड़ शेयर्स के लिए है। तो अगर एक शेयर का निकालना हो तो 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये करोड़ करोड़ तो आपस में कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब कितना आया, 10 रुपए। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये टोटल कमाई है डिवाइडेड बाय ये कमाई कितने लोगों में बटेगी, जितने हमारी कंपनी में शेयर्स है। हमारी कंपनी में शेयर्स कितने हैं, 5 करोड़, तो 50 करोड़ 5 करोड़ लोगों के लिए है। अगर एक के लिए निकालना हो तो 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए और कितना आ जाएगा, 10 रुपए। मतलब हर एक शेयर होल्डर के लिए हमने 10 रुपए की कमाई करी है, बाटे नहीं है, कमाई करी है। इसमें से बांटेंगे, ये सिर्फ क्या है, कमाई करी है, 10 रुपए की हर एक शेयर पर कमाई करी है। अच्छा, अब इसमें से बांटा कितना है, हमने 50 करोड़ की कमाई तो करी लेकिन 10 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर निकालना हो, 10 करोड़ रुपए हमने टोटल बांटा है और कितने लोगों में बांटा होगा, 5 करोड़ लोगों में बांटा है, तो करोड़ करोड़ आपस में कैंसिल। इसका मतलब हमने हर एक शेयर होल्डर को 2 रुपए का सिक्का थमाया है कि डिविडेंड के नाम का रखो 2 रुपए। अगर तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुम्हें 2000 रुपए दे देंगे, अगर तुम्हारे पास 1 लाख शेयर है तो तुम्हें 2 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हर एक शेयर पर डिविडेंड कितना बांट रहे हैं, 2 रुपए का। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया कि इक्विटी वालों की अर्निंग्स कितनी है, इक्विटी वालों की अर्निंग्स, ध्यान रखना डिविडेंड से पहले वाला अमाउंट होता है। इक्विटी वालों की अर्निंग्स कितनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और डिविडेंड पर शेयर कितना निकालोगे, कैसे निकालोगे, इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना बांटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और जो अगली रेशो है वो है पे आउट रेशो। पे आउट रेशो मतलब जो डिविडेंड आपने बांटा है ना, परसेंटेज में कितना बांट दिया आपने, कितना परसेंट मुनाफा बांट दिया, कितना परसेंट जो इक्विटी वालों के लिए अर्निंग्स थी वो बांट दी। इसका मतलब ये कि अगर हम देखें हमने टोटल जो बांटा है वो 10 करोड़ बांटा है। देखो भी सामने देखो, 10 करोड़ बांटा है, कमाया कितना था, 50 करोड़ कमाया था, इनटू 100, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़, कितना परसेंट बांट दिया, 20% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज व्हाट, पे आउट रेशियो, कि हमने जो कमाई करी उसमें से 20% बांट दिया। अब जरा सोचो, अगर 20% इज पे आउट रेशियो, दैट मींस हम बोल सकते हैं 80% इज रिटेंशन रेशियो। रिटेन कितना किया है आपने, 40 करोड़ रिटेन किया है, तो 40/50 निकालोगे, 80% इज रिटेंशन रेशियो। हालांकि रिटेंशन रेशियो जैसी रेशियो कोई हमारे स्टडी मैट में नहीं दी हुई, पर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अच्छा, अब जो ये मैंने बातें बोली हैं, ये जो बातें बोली हैं एक बार जरा मुझे वापस से सोच के बताओ, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे। ध्यान रखना, अर्निंग पर शेयर इक्विटी वालों को देने से पहले जो आता है वो है, वो कमाई है। कमाई, कमाई कितनी करी है उसको डिवाइड करेंगे, कितने लोग हैं खाने वाले, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो 50/5। डिविडेंड पर शेयर, कितना डिविडेंड टोटल बांटा है, डिवाइड बाय कितने लोगों में बांटा है, मतलब डिविडेंड जो बांटा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब मुझे अगर पे आउट रेशियो निकालना हो तो इसके ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने अभी बताया, एक तरीका तो ये है टोटल बांटा डिवाइडेड बाय टोटल कमाया। टोटल बांटा कितना, टोटल बांटा हमने 10 डिवाइडेड बाय टोटल कमाया इनटू 100, कितना परसेंट आएगा, 20%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, एक शेयर पर कितना बांटा, एक शेयर पर 2 रुपए बांटा, एक शेयर पर कितना कमाया, एक शेयर पर 10 रुपए कमाया, ये भी कितना आएगा, 20%। मतलब ये हुआ कि पे आउट रेशियो निकालने के 2 तरीके हैं। पे आउट रेशियो निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, टोटल कितना बांटा डिवाइडेड बाय टोटल कितना कमाया, और दूसरा तरीका, एक शेयर पर कितना बांटा डिवाइडेड बाय एक शेयर पर कितना कमाया। ये अगर आप निकाल लेते हो तो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा पे आउट रेशियो। अब कुछ एक आध माइन्यूट बातें। अब मुझे बताइए, अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए बोला है, ठीक है जी, और हमें ना 2 तरह के शेयर्स दे रखे हैं। एक ऐसे जो ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से दे रखे हैं कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, और एक इशूड नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। ऑथराइज्ड और इशूड में क्या फर्क है, इशूड मतलब हमने अभी कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, और ऑथराइज्ड मतलब हम कितने इशू कर सकते हैं।
भाई हमारे मेमोरेंडम में लिखा होता है ना कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है। आप लॉजिकली सोचिए, मैं अभी उन लोगों की बात करूं कि जो अभी हमारे सामने खड़े हैं, मतलब जो हमारे अभी प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं, या उन लोगों की भी बात कर लूं जो फ्यूचर में कभी बनेंगे। हमें पता ही नहीं फ्यूचर में और कौन बनेगा हमारा शेयर होल्डर। भाई अभी तो हम उन्हीं की बात करेंगे ना जिनको शेयर हमने इशू कर रखे हैं। इसका मतलब जब हम नंबर ऑफ शेयर्स की यहां पर बात करते हैं तो वो इशूड नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, ऑथराइज की बात नहीं करते हैं। इस छोटी सी बात पे भी एमसीक्यू आया हुआ है। तो अगर आपको ऑथराइज शेयर भी दे रखे हो, इशूड शेयर भी दे रखे हो, तो ईपीएस निकालते वक्त कौन से वाले शेयर लोगे? इशूड वाले, ऑथराइज नहीं लेने हैं। ठीक, अब इन 3 रेशियो के बारे में जो मैंने बातें बोली हैं, आइए जरा इसको रीड कर लेते हैं। अब यहां पर हमारी पहली रेशियो अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या कि जो इक्विटी वालों के लिए अर्निंग करी, इक्विटी वालों की अर्निंग करी, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दीजिए। और शेयर्स कौन से लेने हैं? जो इशूड शेयर कैपिटल के हो, ऑथराइज शेयर कैपिटल वाले शेयर नहीं, इशूड शेयर कैपिटल वाले। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर के लिए क्या करोगे? जो डिविडेंड दिया है इक्विटी वालों को, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। हम यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं? इक्विटी। प्रेफरेंस की बात यहां पर नहीं हो रही है। अच्छा, यही आपको डिविडेंड अगर परसेंटेज में बताना हो कि हमने कितना परसेंट जो कमाई करी उसका कितना परसेंट बांट दिया, पे आउट रेशो, जो हमने कमाई करी उसका कितना परसेंट बांट दिया, उसको बोलते हैं पे आउट रेशो। और पे आउट रेशो जो है वो कैसे आएगा? टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कमाई, मतलब इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय ईएई, और या फिर एक शेयर का डिविडेंड डिवाइड बाय एक शेयर की कमाई। अब जरा आप सोचिए, ध्यान से देखिएगा यहां पर प्लीज। जो इसका न्यूमरेटर है, जो यहां पर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है? इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड को अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। ईएई को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है, पता है कैसे डिराइव हुआ है? इस वाले फॉर्मूला में हमने ऊपर और नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। आप जरा सोचिए, इक्विटी डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके क्या आएगा? डिविडेंड पर शेयर। और ईएई को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके क्या आएगा? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला बेसिकली एक ही तरीके से डिराइव हुआ है, बस हमने एक फॉर्मूला में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके बात करिए और एक फॉर्मूला में टोटलिटी बेसिस पर टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल अर्निंग लेके बात करिए। क्या ये पहली 3 रेशियो समझ में आती है? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया जहां पर हमने पे आउट रेशियो निकाला, कितना परसेंट निकाला? पे आउट रेशियो हमने निकाला था 20% का, ये 20% निकाला था। अगर पे आउट रेशियो हम निकाल देते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि रिटेंशन कितना परसेंट है? अगर हम जो कमाई कर रहे हैं उसका 20% बांट रहे हैं, इसका मतलब 80% रोक रहे हैं। रिटेंशन कितना है? 80%। पे आउट 20 है तो रिटेंशन 80 है। मतलब ये हुआ कि पे आउट रेशियो आपको ना एक चीज और हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है? This ratio examines the policy of the company regarding dividend distribution and retained earnings. हमें retained earning कितना है डायरेक्टली तो नहीं पता लगता, पर इनडायरेक्टली तो निकाल ही सकते हैं। हमें यह पता है कि पे आउट इज 20, दैट मींस रिटेंशन कितना है? 80। हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पे आउट रेशियो देख के जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी इतना परसेंट रिटेन कर लेती है अपने एक्सपेंशन पर्पस के लिए। एक्सपैंड जो हम करते हैं ऑफ कोर्स अगर अपने खुद के पैसों से करेंगे तो हमें रिटेन करना पड़ेगा। हायर पे आउट रेशियो मींस लोअर रिटेंशन। आप जरा सोचिए, पे आउट रेशियो अगर 80% है दैट मींस रिटेंशन सिर्फ 20% है। पे आउट रेशियो अगर 70% है, रिटेंशन 30% है। पे आउट रेशियो गिराते जाओ तो रिटेंशन बढ़ता रहेगा। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप ही होगा ना, पे आउट गिराते जाओगे और रिटेंशन बढ़ता जाएगा। और यही यहां पर लिखा हुआ है। ये वन लाइनर एमसीक्यूज के लिए लाइनें हैं, उस पर वन लाइनर एमसीक्यूज इन बातों पर बन सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं इन 3 रेशियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। आइए, क्वेश्चन नंबर 27 2021 में आया और बहुत ही सिंपल सी बात पूछी कि बता दीजिए अर्निंग पर शेयर जो है वो किसके बराबर होता है। अगर बच्चा समझदार हो ना, देखते ही पहली नजर में बता देगा कि जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे सिर्फ बी ही ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स इन इशूड कैपिटल लिखा है। जो ए ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है? ऑथराइज कैपिटल, बाहर ही हो गया। और नेटवर्थ तो मैंने कभी लिखवाया ही नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब जो सही आंसर है वो बी है। लेकिन आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहां तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, आपने तो लिखवाया था फॉर्मूला अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता है अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स ना हो। अगर मान लीजिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो मुझे बताइए क्या उस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा? नहीं सर, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा। तो उस केस में आपको लगता नहीं कि उस केस में हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हो जाएगा।
मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, वहां पर हम कह सकते हैं कि पैट और ईएई बराबर है। तो वहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि पैट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज अर्निंग पर शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो ये जो यहां सिचुएशन दी हुई है ना, जो यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसी एजम्पशन पे दिया हुआ है कि देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। कह रहा है डैश एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। ऐसी कौन सी रेशो है जिसकी मदद से आप पे आउट रेशो बता सकते हो, उसकी मदद से आप रिटेन अर्निंग का भी परसेंटेज बता सकते हो। पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, यही एक रेशो है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमारा डिविडेंड पे आउट कितना है, और बैलेंसिंग फिगर मतलब 100 में से अगर हम पे आउट रेशो को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग इज अवर रिटेंशन रेशो। तो हम रिटेन अर्निंग और पे आउट दोनों पर कमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रेशियो नोन एज डिविडेंड पे आउट रेशो। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, अर्निंग पर शेयर से आप सिर्फ अर्निंग्स के बारे में बता सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो में अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा, वहां पर डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का कोई चक्कर है ही नहीं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अभी आगे चल के हमें पढ़नी है, वहां पर भी आप ये बात नहीं बता सकते, वहां सिर्फ रिटर्न के बारे में पता लगता है। तो पे आउट रेशियो ही एक ऐसी रेशियो है जिसमें हम डिविडेंड के ऊपर और रिटेन अर्निंग दोनों पर कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 30 लाख रुपए है, और 30 लाख रुपए का उसने ब्रेकअप दिया है कि 30,000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। 9% हमारे प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख रुपए के, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ध्यान रखना प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 24.46 लाख का, और टैक्स रेट दे रखा है 30%। हमसे मांगा है अर्निंग पर शेयर। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पुराना थोड़ा है लेकिन है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो सकता है। अब ध्यान से प्लीज, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है कि फिगर्स ना यहां पर लैक्स में दी हुई है। अगर आप सारी फिगर्स लैक्स में कंप्यूट कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो सकती है। क्या ध्यान देना पड़ेगा? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा जो है वो है 24.46 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स का परसेंटेज हमें दे रखा है 30% का, 24.46 पे 30% निकालिए, ये हो जाता है 7.338। 7.338 ये हमारा हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 24.46 में से माइनस कर देंगे 7.338, ये आ जाएगा 17.122 लाख। ठीक है ना। इसमें से अब हम क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, क्योंकि हम सारी फिगर्स लैक्स में लिख रहे हैं तो डिविडेंड भी लैक्स में ही लिखना पड़ेगा। तो 10 लाख ऑलरेडी लैक्स में ही है, इसके ऊपर हम 9% अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.9 लाख, है ना, यही आएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 17.122 माइनस 0.9 कितना आ गया? 16.222। ये हमारा ईआई आ गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारा पहले ये बताइए ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सर ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आप मुझे जरा सोच के बताइए, जब आप 16.222 ये लाख्स में लिख रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर्स भी तो लाख्स में लिखने पड़ेंगे। अगर यहां पर आपने सिंपली 30,000 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें आप लाखों में कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर भी लाखों में लिखने पड़ेंगे। मतलब ये कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, जब आप लिखोगे यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 30,000 है। 30,000 नहीं लिख सकते आप सीधे सीधे। अगर एब्सोल्यूट 30,000 लिख दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 30,000 इज इक्वल टू 0.30 लाख। 0.30 लाख यूज करना पड़ेगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि 30,000 यूज करें तो फिर आपको 16.22 लाख नहीं, आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट फिगर्स में, 16,22,200 रुपए, तब आएगा सही आंसर। तो ये जरा 16.222 को अगर मैं 0.3 से डिवाइड करता हूं तो ये कुछ आता है 54.07। और आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते थे। कैसे? आप कन्वर्ट कर लो 16,22,200। 16.222 को अगर आप लैक्स में कन्वर्ट करोगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, लैक्स में कन्वर्ट करते ही फिर आप चाहो तो 30,000 लिख सकते हो यहां पर। अगर आप 16,22,200 को डिवाइड करते हो 30,000 से तब सही, तभी यही आएगा आंसर 54.07। अब ना ये छोटी छोटी बातें कि भाई फिगर अगर लैक्स में दे रहे हो तो फिर एक पैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है ना, कि न्यूमरेटर भी लैक्स में हो, डिनोमिनेटर भी लैक्स में हो। तो अगर एब्सोल्यूट फिगर नीचे है तो ऊपर भी तो फिर एब्सोल्यूट फिगर लो। अगर नीचे 30,000 यूज कर रहे हो तो ऊपर भी लैक्स में कैसे इंफॉर्मेशन यूज कर पाओगे आप? उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो।
तो 16,22,200 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, in an organization profit after tax interest and dividend on preference shares। कह रहा है ये जो प्रॉफिट है ये टैक्स के बाद भी, इंटरेस्ट के बाद भी और प्रेफरेंस वालों के डिविडेंड के बाद भी है। तो कह सकते हैं ये तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हुआ। नहीं, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमको दे रखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है 40% का, और इसने हमसे डिविडेंड पर शेयर मांगा है, डिविडेंड पर शेयर मांगा है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% का दे रखा है। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इसकी मदद से आप पहले इक्विटी डिविडेंड निकाल दो और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। कैसे सर? आइए जरा देखें। पहले मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पे आउट रेशियो। सर पे आउट रेशियो का मतलब है ऊपर टोटल बाटा इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय नीचे टोटल कमाई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हमें दे रखा है 40%। इक्विटी डिविडेंड हम चाहें तो अब निकाल सकते हैं। यही कितना है हमारा? 4 लाख। तो हमारा जो इक्विटी डिविडेंड आ जाएगा वो आ जाएगा, अभी मैं इसको एक तरीका और बता दूंगा, वर्बली बता दूंगा, आप घर पे फिर वैसे भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 1,60,000। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का तरीका क्या होता है निकालने का? सर इक्विटी डिविडेंड लेते हैं और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही होता ना। हमारा इक्विटी डिविडेंड कितना है? सर इक्विटी डिविडेंड है 1,60,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें दे रखे हैं 40,000। तो कितना आ जाएगा? 4 रुपए। 4 रुपए इज द करेक्ट आंसर ए। 2 मिनट के लिए पेन छोड़ो, सामने देखो प्लीज। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। आपको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर दे रखा है 4 लाख रुपए का, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं आपको कितने? नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं सर हमें 40,000। आप चाहते तो पहले ईपीएस निकाल सकते थे। 4 लाख को 40,000 से डिवाइड करके ईपीएस हमारी कितनी आ जाती? ईपीएस आ जाती 10 रुपए। पे आउट रेशियो दे रखा है 40% का, तो डीपीएस निकालने के लिए क्या करो? डीपीएस निकालने के लिए 10 रुपए का 40% निकाल दो, 4 रुपए। ये भी एक तरीका था, ऐसे भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 31 करने से पहले ना हमें इस नोट पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। ये नोट क्या है आइए जरा समझते हैं। देखो कई बार ना हमें चाहे एफएम कर रहे होंगे या सीए में कर रहे होंगे, कई जगह पर हमें सिंपली वर्ड लिखा हुआ मिलेगा नेट प्रॉफिट। अगर सिंपली नेट प्रॉफिट लिखा हो, ये आगे ना मेंशन हो कि वो आफ्टर है बिफोर है क्या है, तो नेट प्रॉफिट को हमेशा पैट ही माना जाता है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कभी किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल में कि इस कंपनी ने इतना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अब जब कंपनी कहती है कि हमने इतना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो वो किसको एड्रेस कर रही होती है? अपने शेयर होल्डर्स को। तो मालिक लोगों के लिए, मतलब अगर मैं मालिक की बात करूं, ऑफ कोर्स एकेडमिकली हम प्रेफरेंस वालों को भी मालिक मानते हैं, तो मालिक लोगों के लिए क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट, पैट। तो क्योंकि मालिक लोगों के लिए पैट अवेलेबल होता है और क्वेश्चन में अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा हो, तो हम हमेशा उसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर करते हुए क्वेश्चन करते हैं। अगर पीछे क्वेश्चन में मेंशन था कभी कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दीज खर्चे हैं, तो फिर हमें वैसे ही मानना है। लेकिन अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा हो तो हमें उसे पैट मानना है। अब आप क्वेश्चन 31 को रीड करें। दी नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज ₹2 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है 25,000 का, टैक्सेस पेड दे रखे हैं 15,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें दे रखे हैं 1 लाख, अर्निंग पर शेयर मांगा है। अब आप मुझे बताइए जो ये नेट प्रॉफिट वर्ड यहां लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट वर्ड का यहां पर क्या मतलब है? कि सर ये तो पैट है। नेट प्रॉफिट अगर लिखा हो सिंपली तो उसे क्या माना जाता है? कि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 लाख रुपए का, इसका मतलब टैक्स तो इसमें से ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा। तो ये वाला टैक्स तो हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए दे रखा है, ताकि कुछ बच्चे जबरदस्ती माइनस कर दें और गलत आंसर निकाल लें। तो ये टैक्स को तो हमें करना है इग्नोर। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से हमें प्रेफरेंस वालों को तो डिविडेंड पहले देना ही पड़ता है ना, तो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस हो जाएगा। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, भले ही पुराने हैं लेकिन है तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए का। तो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा 1,75,000 रुपीज, और हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं। ईपीएस यहां पर निकाल लीजिए, यहां पे कोई लैक्स वैक्स का चक्कर है नहीं, सारी फिगर एब्सोल्यूट दे रखी है। तो ईपीएस कितना आ जाएगा? 1,75,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 1.75। 1.75 का मतलब
डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आ सकता है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 4 लाख रुपए। इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 10 रुपए ईच, 12 लाख रुपए, रुपीज 12 लाख से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 4,20,000 रुपए का। इक्विटी डिविडेंड पेड दे रखा है 20%। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है 25 रुपए। कहता है बताइए व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मांगा है। क्या डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड की कोई रिलेवेंस होती है? अगर मुझे अर्निंग पर शेयर चाहिए, मुझे यह बताना है कि मैंने एक शेयर पर कितनी कमाई करी, तो कमाई बताने के लिए डिविडेंड की तो जरूरत नहीं है भाई, डिविडेंड से पहले की बात करनी है। अर्निंग पर शेयर तो हमारी किसकी मदद से आता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब यहां पर जो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सिर्फ स्टूडेंट को पागल बनाने के लिए दे रखी है, इसका यूज नहीं होगा। मार्केट प्राइस का भी यहां यूज नहीं होगा। मार्केट प्राइस का ना यूज हमारा अगली रेशो में होगा, जब हम पी रेशो पढ़ेंगे और इवन डिविडेंड यील्ड रेशो पढ़ेंगे वहां पर यूज होगा। फिलहाल ईपीएस के लिए तो यूज नहीं होता। अब मुझे ईपीएस के लिए क्या चाहिए होगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जो पैट दिया हुआ है 4,20,000 का, उसमें से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड कितना दोगे? सर 4 लाख रुपए की कैपिटल है, 9% के हिसाब से हो गया। 4 लाख का 9% 36,000, तो 4,20 माइनस 36,000 384 हो गया। ये क्या है? ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए 12 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको निकालना पड़ेगा 12 लाख रुपए के आगे रुपीज लगा हुआ है, और रुपीज मतलब वो पेड अप कैपिटल है। तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए 12 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1,20,000। ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ईपीएस निकालने के लिए अब आपका रास्ता साफ है। ईएई अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 384 है, डिवाइड कर लीजिए 1,20,000 से, और 384 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये हो गया 3.2। 3.2 बी इज द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में इक्विटी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए दे रखी थी, यहां पर मार्केट प्राइस की भी जरूरत नहीं थी। मार्केट टेस्ट रेशियोज की जो बची हुई रेशियोज है वो हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमने जितना भी रिवाइज किया है आप भी उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।